बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। राज्य के 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कोरोना महामारी के दौरान देश में ये पहला विधानसभा चुनाव है, इसलिए इस चुनाव पर पूरे देश की निगाहें लगी हैं। पहले चरण में 31,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर मत डाले जा रहे हैं। आज 2 करोड़ 14 लाख से भी अधिक मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। संक्रमण के खतरे को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। पहले चरण में राज्य के मगध इलाके की 53 और अंग इलाके की 18 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण का मतदान के मद्देनजर आज से धारा 144 भी लागू रहेगी। दूसरे और तीसरे चरण का मतदान 3 और 7 नवंबर को संपन्न होगा। चुनाव परिणाम 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए हो रही वोटिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के इस पर्व में कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर मतदान करने की अपील की है। पीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में आज पहले दौर की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो कोविड संबंधी सावधानियों को बरतते हुए लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, मास्क जरूर पहनें। याद रखें, पहले मतदान फिर जलपान। और बिहार विधानसभा के पहले चरण के चुनाव में 71 सीटों पर मतदान चल रहा है। जमुई, गया, पटना ग्रामीण, जहानाबाद, लखीसराय सहित कई महत्वपूर्ण सीटों से कई बड़े नाम चुनावी मैदान में हैं। जहानाबाद में कड़ा मुकाबला है राजद के कुमार कृष्ण मोहन और जदयू के कृष्णानंद प्रसाद वर्मा के बीच। वहीं राजपुर में कांटे की टक्कर की उम्मीद की जा रही है। विश्वनाथ राम जो कांग्रेस से हैं, उनका सामना संतोष कुमार निराला जदयू से। और गया शहर की अगर बात करें तो प्रेम कुमार भाजपा के उम्मीदवार हैं, वहीं ओंकार नाथ कांग्रेस के उम्मीदवार उनके सामने हैं। वहीं बांका सीट में भाजपा के रामनारायण मंडल और राजद के जावेद इकबाल के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। और लखीसराय सीट से भाजपा के विजय कुमार सिन्हा मैदान में हैं और उनके सामने हैं कांग्रेस के अमरीश कुमार। इसके साथ ही जमुई सीट की बात करें तो राजद के विजय प्रकाश यादव का सामना है भाजपा की श्रेयसी सिंह के साथ। हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के जीतन राम मांझी का सामना राजद के उदय नारायण चौधरी के साथ इमामगंज सीट से है। और शाहपुर सीट से बीजेपी की मुन्नी देवी का सामना राजद के राहुल तिवारी के साथ है। वहीं रामगढ़ में भी राजद और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। और बिहार चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों में एनडीए में भाजपा 29, जेडीयू 35 और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा 6 सीट पर चुनाव लड़ रही है। विकासशील इंसान पार्टी ने चुनाव में अपने एक उम्मीदवार को उतारा है। महागठबंधन में आरजेडी ने 42, कांग्रेस ने 21 और सीपीआई एमएल ने 8 उम्मीदवार चुनाव में उतारे हैं। इसके अलावा एलजेपी 42, जबकि आरएलएसपी 43 और बीएसपी 27 उम्मीदवारों के साथ चुनाव मैदान में है। इसके अलावा दूसरे चरण में 94 सीटों को 3 नवंबर और तीसरे चरण में 78 सीटों के लिए 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और मतगणना 10 नवंबर को होगी। और पहले चरण में अगर कुछ दिलचस्प आंकड़ों पर नजर डालें तो गया शहर विधानसभा सीट पर सर्वाधिक प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। यहां कुल 27 उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और इसी तरह सबसे कम प्रत्याशी जो हैं वो कटोरिया विधानसभा सीट पर हैं। तो गया में सबसे ज्यादा प्रत्याशी यानी 27 प्रत्याशी इन चुनाव में हैं और सबसे कम प्रत्याशी कटोरिया सीट से हैं, जहां उनकी गिनती 5 है।
और बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता गया से जुड़ गए हैं नीरज सिंह। नीरज, सुबह से मतदान शुरू हो चुका है। हमने देखा था जब आपके साथ सुबह बात हुई थी तो धीरे धीरे लाइंस लगनी शुरू हो रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा था। इस वक्त किस तरह का वहां पर माहौल देखा जा रहा है? क्या लोग घरों से निकलकर बड़ी गिनती में वोट डालने के लिए आ रहे हैं? और चुनाव आयोग ने किस तरह के इंतजाम किए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और साथ ही वो सुरक्षित भी रहें कोरोना से? देखिए, बिल्कुल तेजी लोग अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और सुबह काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे थे, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस तरह के इंतजाम किए हैं कि एक मतदान केंद्र पर 1000 से ज़्यादा जो वोटर हैं वो वोट नहीं डालेंगे, यानी 1000 जो संख्या है वो करीब तय की है। और ये इसलिए किया गया है कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर तरीके से पालन हो सके। इसके अलावा जो मतदाता हैं वो सुरक्षित तरीके से अपने मत का जो प्रयोग है वो कर सकें। चूँकि कोरोना काल चल रहा है, निश्चित तौर पर तमाम लोगों की जो निगाह हैं वो इस चुनाव पर हैं, और इसलिए चुनाव आयोग भी लगातार कोशिशें कर रहा है कि मतदान के जो प्रतिशत है उसको न केवल बढ़ाया जा सके, बल्कि सुरक्षित तरीके से जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग कर सकें। अभी तक जो जानकारी हमें आई है, सुबह 9 बजे तक मतदान के प्रतिशत की बात करें तो 7% से ज़्यादा जो गया है वहाँ पर मतदान अभी तक हो चुका है। सबसे अच्छी खबर औरंगाबाद से आ रही है। औरंगाबाद में 11.5% के करीब जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। इसके साथ साथ ही दूसरे इलाकों से भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं निकलकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग के जो इंतजाम है कि सुरक्षित तरीके से मतदान को कराया जा सके, उसमें चुनाव आयोग पूरी तरीके से सफल हुआ है। नीरज, अगर बात की जाए इससे पूरे इलाके की तो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और हर मतदान पर 1000 के करीब लोग मत करेंगे। नीरज, अगर पूरे इलाके की बात की जाए तो मगध का इलाका कहा जाता है और कुछ ऐसे भी इलाके हैं जो नक्सल प्रभावित भी रहे हैं, खासकर अगर जहानाबाद की बात की जाए तो किस तरह से देखते हैं, किस तरह से इंतजाम किए गए हैं वहां पर सुरक्षा को लेकर, और वहां पर पोलिंग के किस तरह की खबरें आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर नक्सल अफेक्टेड एरिया है। गया से भी हम अगर बात करें तो कल 3 आईईडी यहाँ से बरामद की गई थी, जिनको नष्ट कर दिया गया। हालांकि वो किसी मतदान केंद्र के आसपास नहीं थी, जंगल का इलाका था, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि प्रशासन लगातार चौकन्ना था। इसके साथ ही आज सुबह औरंगाबाद से भी खबर आई थी कि 2 जो आईईडी हैं वो औरंगाबाद में भी निष्क्रिय किया गई हैं। तो तमाम तरह के जो सुरक्षा के जो उपाय हैं वो चुनाव आयोग ने किए हैं। जगह जगह पर जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा बूथ की जिम्मेदारी भी पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के ऊपर है। इसके साथ साथ ही ऐसे इलाके जो संवेदनशील हैं वहाँ पर लगातार सर्च अभियान किया जा रहा है, चेकिंग लगातार की जा रही है। बड़ी संख्या में नकदी, हथियार, शराब जैसी जो चीज़ें हैं वो बरामद की गई हैं। तो तमाम तरह के जो उपाय हैं वो किए गए। और निश्चित तौर पर ये मगध का इलाका इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कि 53 सीटें हैं इस इलाके में, और सबसे ज़्यादा पिछले चुनाव की बात करें तो 27 सीट आरजेडी के पास यहाँ से थी, जबकि जदयू के पास 18 सीट थी, भारतीय जनता पार्टी के पास 10 सीटें थी, कांग्रेस के पास 9 थी और अन्य के पास 4 सीटें थी। पिछले चुनाव में निश्चित तौर पर आरजेडी को बढ़त थी, लेकिन इस बार जो गठबंधन का जो स्वरूप है वो अलग है। अब ये देखना होगा कि इन मगध की सीटों में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बढ़त बनाती है, क्योंकि लोजपा भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है और वो कई मुकाबलों को इंटरेस्टिंग बना रही है मगध की सीटों पर। तेजी जी बिल्कुल, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबले यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और नीरज, एक चीज़ का और अगर यहाँ पर जिक्र कर लें, हमेशा ही बिहार चुनाव का एक अलग ही रंग रहता है। कोरोना की वजह से धीरे धीरे चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ा, लेकिन साथ ही अगर इन चुनाव की बात की जाए तो कहीं कहीं बहुत ही अलग तालमेल या फिर कहा जाए कि अलग ही समीकरण देखने को मिल रहे हैं। कुछ बहुत ही करीबी रिश्तेदार भी एक दूसरे के सामने नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल इस चुनाव में बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट कई सारे इलाकों में देखने को मिल रही है। गया की अगर बात करें तो गुरुआ विधानसभा है जहां से चाचा भतीजे चुनावी मैदान में है। इसके अलावा भोजपुर की बात करें तो वहां पे देवरानी और ननद वो आमने सामने चुनावी मैदान में लड़े हैं। तो इस चुनाव में कुर्सी के लिए
रिश्तों की भी कह सकते हैं कि कोई परवाह नहीं कर रहा है, आमने सामने लड़ रहे हैं, भाई भाई से के सामने खड़ा हुआ है, देवरानी जेठानी के सामने खड़ी हुई है, चाचा भतीजे के सामने खड़ा हुआ है। तो इस तरह की जो इंटरेस्टिंग जो फाइट है वो भी इस चुनावों में देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पर ये मुकाबले को और भी रोचक बनाते हैं और ये भी बताते हैं कि कुर्सी के लिए आपके रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है, भले ही आपके सामने पिता हो, भाई हो, बहन हो, चाचा हो या भतीजा हो। जी बिल्कुल, तो काफ़ी रोमांचक ये चुनाव और काफ़ी इंटरेस्टिंग बनते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो नीरज हमारे संवाददाता गया से बता रहे थे कि वहां पर जो मत प्रतिशत है 7% के करीब वहां पर पोलिंग हो चुकी है, जिस तरह की वहां पर खबरें मिल रही हैं। और अब रुख कर लेते हैं भागलपुर का, जहां से हमारे संवाददाता योगेश शीतल हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, अगर इन बिहार के फर्स्ट फेज के इलेक्शंस की बात की जाए तो कौन से अहम चेहरे हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी है? देखिए, अगर पहले चरण की अगर बात करें और कौन से चेहरे की बात करें तो देखिए प्रेम कुमार हैं, वो मंत्री रहे हैं, वो उन पर नज़र होगी। इसके अलावे जिस तरीके से जीतन राम मांझी का नाम है वो रहेंगे चर्चा में। कुल 7 कैंडिडेट थे उनके, जिसमें 6 कैंडिडेट जो है ये पहले चरण में ही रहेंगे। शैलेश कुमार जो है उन पे भी नज़र रहेगी। इसके अलावे मंडल हैं वो उन पे नज़र रहेगी। ये कुल 8 मंत्री हैं बेसिकली जो पहली चरण में जो चुनाव है, इनमें से 8 मंत्री जो हैं वो भी हैं जिनका अभी जो कंटेस्ट में है पहले चरण में, तो इन पे विशेष नजर होगी। हालांकि काफ़ी ज़्यादा प्रत्याशी हैं, 1066 जो प्रत्याशी हैं वो हैं, लेकिन इन पे जो है खास नज़र होगी। अगर हम प्रिसाइजली अगर बात करें जो वीआईपी कैंडिडेट्स हैं, अगर हम उनकी बात करें। बाकी एक चीज़ मैं तेजिंदर यहाँ पे चाहूँगा कि हमारे दर्शकों से मैं आपको दिखाऊँ कि देखिए 2 जो है दिव्यांगजन यहाँ पे आए हैं, वो मतदान करने आए हैं। हम चाहेंगे कि उनसे बात करें, क्योंकि वोटर टर्नआउट जो अभी तक का है सुल्तानगंज और कहलगांव का वो बहुत अच्छा नहीं है। 4 के करीब में जो है अभी तक वोटर टर्नआउट 9 बजे तक का मिला है। ये बताइए कि बहुत सारे लोग वोट डालने नहीं आ रहे हैं या देर से आएंगे, इसकी क्या वजह है? अरे वजह अपना खाना वाना बनाता होगा लेडीज लोग, इसलिए देर से आएगी। व्यवस्था वगैरह ठीक है यहाँ? हाँ, व्यवस्था ठीक है, कोई दिक्कत वगैरह यहाँ पे आने नहीं, कोई आने जाने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बताइए कहाँ से आए हैं आप? यहीं सुल्तानगंज से आए हैं। बगल में ही रहते हैं। हाँ। तो परिवार के और लोग कब आएंगे? आएंगे 10-15 मिनट में आएंगे। तो आप सबसे पहले आ गए? फर्स्ट टाइम ही आया है, उसके बाद सब आएगा धीरे धीरे। हर बार आप मतदान करते हैं? हाँ। तो ये बताइए, कई लोग हैं जो मतदान या तो लेट लतीफ करते हैं या फिर उतना ज़्यादा वो मतलब सक्रिय नहीं रहते हैं जैसे आप हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या बोलेगा जो लोग मतदान करने नहीं आते हैं या किसी वजह से? नहीं, इससे बात नहीं, दान करना ऐसे कैसे होगा, नहीं होगा। मतदान करना चाहिए। कुछ बोलना? हाँ, अपना वोट अपना देना चाहिए। नेता जो भी हो अपना अधिकार प्राप्त करना चाहिए। बिल्कुल, ये 70 साल के बुजुर्ग हैं जो कि दिव्यांग है, लेकिन जिस तरीके से वो आए हैं सुबह और बता रहे हैं कि जो लोग हैं उनको मतदान करना चाहिए। तेजिंदर, आपको सवाल करें शायद? जी योगेश, जिस तरह से इन्होंने भी बात की कि महिलाएं वो घर का खाना वाना बना रही होंगी, आएंगी, तो महिला वोटर्स को लुभाने के लिए कई तरह की बातें कही गई हैं। किस तरह से महिला वोटरों को लुभाने के लिए इन पूरे इलेक्शंस में अभी तक बातें कही गई हैं अलग अलग पार्टीज द्वारा? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके हम देखते हैं कि जो वहाँ की जीवन शैली होती है उसमें काफ़ी महिला प्रधानता भी दिखती है कई जगहों में, और थोड़ी सी ऐसी व्यवस्था रहती है कि जिसमें महिलाओं को थोड़ा समय लग जाता है और वो देर से आती है मतदान करने के लिए। यही कारण है कि समय चढ़ता है तो उसके बाद वोटर टर्नआउट भी धीरे धीरे बढ़ता है। जहाँ तक महिलाओं के मुद्दे की बात करें तो वो एक केंद्र में आता है। अराउंड 47% जो वोटर्स हैं वो महिला हैं। अगर आप ओवरऑल अगर बात करें तो 47% उनका शेयर है। ऐसे में महिलाओं से जुड़े कई मुद्दे सतह पर रहे। अगर आप रैलियों में हुए भाषण का अगर आप बात करें, नीतीश कुमार बार बार कहते रहे कि उन्होंने शराबबंदी करवाई, उन्होंने दहेज प्रथा और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ जो ह्यूमन चेन बनवाया, उन्होंने कई जैसे बालिकाओं के लिए उन्होंने साइकिल योजना की बात जो है वो उन्होंने किया। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने मतलब ये कि रिजर्वेशन से लेकर जॉब में रिजर्वेशन की बात भी उन्होंने कही कि जॉब में रिजर्वेशन दिया गया। जो इंटरमीडिएट जो महिलाएं करेगी उनको 25,000 दिया जाएगा गवर्नमेंट ग्रांट, ग्रेजुएशन के बाद 50,000 दिया जाएगा। ये सब हम कह सकते हैं कि प्रोमिसेज जो है वो बेसिकली चुनाव से पहले किए जाते हैं, वो सब थे। हालांकि कई सारे मोर्चे पे वो घिरते भी दिखे। अगर आप मुजफ्फरपुर शेल्टर जो होम का जो पूरा प्रकरण था अगर उसमें आप देखें तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार घिरते दिखे। जयप्रकाश नारायण यादव से पिछले दिनों हम लोग बात कर रहे थे जब मैं मुंगेर में था,
तो उनसे जब बात हुई, साथ में जब मैं इमामगंज में था तो उदय नारायण चौधरी से बात हुई। तो इन जो विरोधी पक्ष है वो बेसिकली मुजफ्फरपुर शेल्टर होम को लेकर काफी दबाव बना है नीतीश कुमार पर, और कई बार ऐसा लगा कि ये मामला जो है काफी ज्यादा तूल पकड़ लेगा। तो महिलाओं से जुड़ा मुद्दा सतह पर रहता है, खास करके बिहार में इसलिए भी रहता है क्योंकि बिहार में उनका मेजर स्टेक है और बिहार में महिलाएं बड़ी संख्या में आती है। मैं आपको अगर दिखाऊं तो आप यहाँ देखें, यहाँ आपको सारी जो यहाँ पे जो मतदान कर्मी है उनमें आपको सिर्फ महिलाएं दिखेगी। आप मेरे दाहिने साइड देख सकते हैं, आपको महिलाएं दिखेगी, और महिलाएं हम लोग सुबह से देख भी रहे हैं कि महिलाएं बड़ी संख्या में आ रही हैं। लेकिन जो टर्नआउट है वो कितना होता है वो तो खैर समय के साथ मालूम चलेगा कि उसमें कितना पार्टिसिपेशन जो है वो कितना होता है। लेकिन महिलाएं यहाँ पे वोट डालने में, आपको खास करके बिहार के अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेंगे, देहाती क्षेत्रों में बढ़ेंगे, तो महिलाएं बढ़ चढ़ कर जो है मतदान में हिस्सा लेती हैं। और जिस तरीके से शिक्षा का प्रसार हुआ है, जिस तरीके से जागरूकता आई है, जिस तरीके से एम्पावरमेंट हुआ है, नारी सशक्तिकरण हम कह सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो है महिलाओं को भी मालूम है कि उनका जो मतदान है, जो मत है उनका, वो बड़ा प्रभाव डालेगा। और इसकी एक वजह भी है कि सरकार ने कई सारी नीतियां ऐसी बनाई हैं जो कि महिलाओं से जुड़ी हुई हैं और जिसका लाभ महिलाओं तक पहुंच रहा है। तो एक मुद्दा रहता है यहाँ पे, अगर बिहार की अगर बात करें, जैसा कि मैंने आपको कहा भी कि अराउंड 47% जो वोटर्स है वो महिलाएं यहाँ पे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे महिलाओं के मुद्दे यहाँ पे चुनाव में छाए रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया योगेश इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो यकीनन धीरे धीरे उम्मीद कर सकते हैं कि वोटर परसेंटेज जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ता रहेगा। फिलहाल चुनाव आयोग द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि कोरोना से भी लोग सुरक्षित रहें। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरों के साथ फिर से आएंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज़।